हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे, उसका 5th चैप्टर गवर्नमेंट फंक्शन एंड इट्स स्कोप। अलग अलग तरीके से हमने गवर्नमेंट फंक्शंस देख लिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरीके के डेफिसिट देखे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिस्कल पॉलिसी कैसी होती है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट अपने डेट को कैसे मैनेज करती है, इन दो को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द वीडियो कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती क्या है। सबसे पहला देखिए, फिस्कल पॉलिसी के बारे में ध्यान देना ही शुरू करा गया जब कीन्स ने बुक लिखी थी और कीन्स ने अपनी थ्योरीज दी थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक बुक थी उनकी। उन्होंने उस बुक में कहा था गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइजेशन का काम करना चाहिए। अब स्टेबलाइज कैसे करेगी गवर्नमेंट? देखिए, अगर ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी का ग्राफ मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक। तो अगर ये इकोनॉमी का ग्राफ है तो इकोनॉमी कभी कभार अप पे भी जा रही है और कभी कभार डाउन भी है। तो इस केस में गवर्नमेंट को स्टेबल करने का काम करना चाहिए। स्टेबल कैसे करेगी गवर्नमेंट? स्टेबल करने के लिए क्या कर सकती है, इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में उधार ले ले, बोरो कर ले बहुत सारा और उसको खर्चा करने शुरू कर दे, डिमांड बढ़ा दे किसी तरीके से मार्केट में। क्योंकि अगर रिसेशन आया तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है चीज़ों की, तो गवर्नमेंट उधार लेके खुद खरीदारी करनी शुरू कर दे, कार खरीद ले, जो भी कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, खुद ही खरीदना शुरू कर दे बोरिंग करके, ताकि जो रिसेशन है वो इतना डीप ना हो, हल्का सा थोड़ा इतना हो, थोड़ा सा ऐसा रिसेशन आए गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। हाँ, जब बाद में जब बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम आएगी और बूम पे जाएगा इस रिसेशन से कवर होके, तब गवर्नमेंट टैक्स कर ले, यहाँ पे टैक्सेशन अच्छा खासा इंक्लूड कर दे टैक्स के थ्रू, और यहाँ से जो अपना पुराना बोरोइंग था उसको किसी तरीके से कवर कर ले। तो कहने का मतलब है जो इकोनॉमी हाईली फ्लक्चुएटिंग ऐसी हो सकती है, गवर्नमेंट उसको स्टेबल कर दे कि काम करेगी। गवर्नमेंट कैसे करेगी? इस तरीके से हल्का सा स्टेबल रख रही है गवर्नमेंट, ठीक। तो स्टेबलाइजेशन रोल होना चाहिए। स्टेबलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ये करेगी तो करेगी कैसे? फिस्कल पॉलिसी का मेन मकसद तो यही होता है, ऐसा बोला जाता है इकोनॉमी में कि फिस्कल पॉलिसी मेन काम यही करती है कि स्टेबल रखती है इकोनॉमी को। अब ये करती कैसी गवर्नमेंट, उसको समझे इससे पहले हम लोगों को बजट को समझना पड़ेगा। बजट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के बजट होते हैं आपके, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट क्या हुआ? सरप्लस बजट में आपके जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, ठीक। दूसरा है आपका इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर, और तीसरा सिचुएशन ये हुआ कि इनकम इज़ लेस देन योर एक्सपेंडिचर। तीनों में सबसे बेस्ट बजट कौन सा हुआ? बहुत लोग, अब आप लोग बोल रहे हो कि ये बेस्ट बजट हुआ या फिर ये बेस्ट बजट हुआ। हालांकि दोनों डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माने जाते। क्यों ऐसा? देखिए, आप अपने घर पे एग्जांपल लीजिए। मान लेते हैं आपके घर की इनकम है 50,000 रुपये, ठीक, और आप कैपिटल घर के ऊपर खर्च कर रहे हो 40,000 का। तो कंजूसी कहाँ कर रहे हो? आप ह्यूमन कैपिटल को, बच्चों को पढ़ाने में अच्छा पैसा और खर्च कर सकते थे, उनकी नई स्किल डेवलप कर सकते थे, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज में हो। डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। तो आपने वो नहीं करा, आप अपनी वैल्यू को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो। दूसरा है, जितना मेरा इनकम है उतना ही मेरा खर्चा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे कंटेंट हूँ। डेफिसिट बजट क्या होता है? कभी भी आप लोन लेते हो और लोन लेके इंडस्ट्री क्रिएट करना शुरू करते हो, तो क्या हुआ? आप अपने ऊपर तो डेफिसिट ही बढ़ा रहे हो ना, उधार ले रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? आप उससे एसेट बना रहे हो। वो एसेट आपकी फ्यूचर में इनकम को एनहेंस करेगा, एक नया सोर्स डालेगा आपकी इनकम में। तो डेफिसिट बजट को अच्छा बजट माना जाता है एक डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक चीज़ तो वो कंट्रोल में होना चाहिए डेफिसिट। दूसरी चीज़, जो भी मैं उधार ले रहा हूँ ऐसा ना करूँ कि उसको मैं इधर उधर खर्च करूँ, उसको कैपिटल बनाने में ही खर्च करना चाहिए। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करी थी। अब जितने भी तीनों तरीके के बजट हैं वो आउटकम हैं आपकी इनकम के और एक्सपेंडिचर के। मतलब इनकम कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इनकम करती है टैक्सेशन से, और एक्सपेंडिचर तो हर जगह ही करती है लगभग। कहने का मतलब ये है कि जो भी फिस्कल पॉलिसी है वो रिलेट करती है, एक तरफ टैक्सेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब इस पर्सपेक्टिव से हम लोग पूरी की पूरी फिस्कल पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और टैक्स को फिर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है, कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकती है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। सबसे पहला काम क्या कर सकती है गवर्नमेंट?
टैक्स लगा के ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकती है। ट्रांसफ़र पेमेंट कैसे क्या होता है, डीबीटी के फॉर्म से आपको सब्सिडी दे दी या इनकम असिस्टेंस दे दिया या पीएम किसान योजना शुरू की है कि उसमें 6,000 रुपये मिलेंगे। तो ये सारे जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी होती है उस हिसाब से इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब डिमांड पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। डिमांड किस पे निर्भर करता है, कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे और गवर्नमेंट के खरीदारी पे, गवर्नमेंट कितनी खरीदारी कर रही है। इन्वेस्टमेंट तो देखो ऐसा है कि एक रात में एक दिन में बदलता नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एक ही रेट पे चलता रहता है, इन्वेस्टमेंट को भी भूल जाते हैं। कंजप्शन पे ध्यान देते हैं। हमारी कंजप्शन क्या है, कंजप्शन होती है एक तो मेरा ऑटोनोमस कंजप्शन, जो मैं करूँगा ही करूँगा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जैसे नमक लेना है, घर पे घर चलाने के लिए आटा लाना है, दाल लानी है, चावल लाने हैं, ये तो नेसेसरी कंजप्शन है पार्ट का, वो मैं करूँगा ही करूँगा चाहे अब मुझे उसके लिए उधार लेना पड़े, भीख लेना पड़े, जो भी हो, अलग अलग सोर्स है। सो दिस इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन, ये होना ही होना है। तो इंडस्ट्री इतना तो सेटिस्फाई रह सकती है कि इतना कंजप्शन तो कहीं नहीं जा रहा। देन अनदर पार्ट इज़ दैट पार्ट ऑफ योर कंजप्शन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। कौन सी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम वाई माइनस टी, वाई होती है आपकी इनकम, टोटल नेट इनकम कितनी है, उसमें से जब आप टैक्सेशंस को माइनस कर देते हो, ठीक है, तो जो आपके पास इनकम बचती है वो होती है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब खर्च करने के लिए जो मेरे पास इनकम मिली, तो उसका एक फैक्टर, उसका एक पार्ट आप लोग कंजप्शन पे लगाते हो। अब मेरी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगा, मैं रेस्टोरेंट में भी जाऊँगा, पिज़्ज़ा भी खाने डोमिनोज़ में चला जाऊँगा या फिर मूवी देखने पीवीआर में चला जाऊँगा। डिस्पोजेबल इनकम कम है तो एसेंशियल पार्ट ऑफ इनकम के साथ साथ बहुत कम इनकम एक्स्ट्रा कंजप्शन में करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। अब जब गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट करती है तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट करने के साथ मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको बढ़ा दे रही है। ये डिस्पोजेबल इनकम ऑलरेडी थी प्लस उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड हो गई, तो आपकी कंजप्शन जो है वो भी बढ़ गई। आपकी मतलब इकोनॉमी में जनरल कंजप्शन लेवल भी बढ़ गया क्योंकि एक डिस्पोजेबल इनकम ऑलरेडी था प्लस उसमें ट्रांसफ़र के फॉर्म में गवर्नमेंट ने इनकम डाल दी है। तो जब कंजप्शन बढ़ती है, लेट मी रेज ईच एंड एवरीथिंग, हाँ, तो जब कंजप्शन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो उसके लिए प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आपका अच्छा साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी चेंज क्या हो गया, फिस्कल पॉलिसी में कुछ अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर साइड में कुछ चेंजेस करती है। अभी पिछली स्लाइड में तो हमने देखा एग्रीगेट डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट डिमांड। अभी मान लेते हैं कुछ सालों में, पिछले सालों में कार की या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हो गई थी, रुक गई थी, नेगेटिव में जाने लग गई थी। क्यों? क्योंकि लोग ने कार खरीदना बंद कर दिया था। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट अपनी सारी पुरानी कार्स को रिमूव करके नई कार खरीदेगी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिमांड क्रिएट करनी शुरू कर दी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुरू हो गया। या फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे सागरमाला योजना के तहत भारत में रोड्स बनानी है किनारे किनारे पे, तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, स्टील की, ठीक है, सीमेंट की और भी अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बढ़ा रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो दूसरा तरीका हो जाता है डिमांड को क्रिएट करने का, या तो आप कंजप्शन बढ़ा दो, वो आप ट्रांसफ़र पेमेंट के थ्रू कर सकते हो। दूसरा तरीका है गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। या फिर तीसरा चांस है, तीसरा केस क्या कर सकते हो आप टैक्सेशन में चेंजेस ला दो। टैक्सेशन में चेंज कैसे ला दो, इधर देखिए, अभी आपकी कंजप्शन क्या होती है, जो टोटल कंजप्शन होती है इकोनॉमी की, वो होती है ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस डिस्पोजेबल इनकम का एक पार्ट। ठीक, अब मान लेते हैं ये इनकम है 50,000 नेट इनकम और टैक्सेशन पार्ट है 10,000, तो डिस्पोजेबल इनकम मेरी क्या हुई 40,000। तो 40,000 का एक पार्ट मैं कंजप्शन पे खर्च करूँगा। अब मैं टैक्स को कम कर दूँ, टैक्स को कह देता हूँ कि नहीं, अब ये 10,000 से कम करके मैं 5,000 कर रहा हूँ, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई 45,000 हो गई। ठीक, तो अब क्या होगा, जब मेरी डिस्पोजेबल इनकम 45,000 हो गई और मान लेते हैं मैं 80% अपनी 45,000 का स्पेंड कर रहा हूँ, तो कंजप्शन भी मेरा बढ़ गया। 5,000 का 80% क्या हुआ, वट एवर 4,000 के आसपास हो गया, तो 4,000 रुपीज़ मेरी कंजप्शन भी बढ़ गई। ठीक, तो
तीसरा तरीका ये होता है कि आप टैक्सेशंस में चेंज ला दें, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को शेप करती है। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल इनकम टैक्सेशन, ठीक, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेशन, सॉरी। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेशन एक ऐसा मेथड है कि एक ब्लैंकेट कवर लगाने के कि सब पे अब 15% टैक्स लगेगा, उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसके बजाय हम लोग अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग तरीके का टैक्स रखते हैं कि ये एक लो इनकम लेवल हो गया, ठीक, इस पे मान लेते 5% टैक्स लग गया। फिर मिड इनकम लेवल हो गया, इमेजिनरी अपनी दिमाग में कुछ भी इनकम लेवल सोच लो, ठीक, उस पे हम लोगों ने 10% टैक्स लगा दिया। और हाई इनकम लेवल हो गया, उस पे आपने 15% टैक्स लगा दिया। तो अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग आपने तरीके का टैक्सेशन स्लैब रखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेशन। अब क्या होता है, ये बहुत अच्छा स्टेबलाइजर फैक्टर खुद में है। खुद में क्यों है, देखिए, स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को। मान लेते हैं मेरी इनकम बढ़ रही है, तो इनकम जब मेरी बढ़ती है तो इनकम बढ़ेगी तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी बढ़ेगा। जब टैक्सेशन बढ़ेगा तो जिस स्पीड से इनकम मेरी बढ़ती हुई दिखाई दी है उस स्पीड से एक्चुअल में बढ़ी नहीं है, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम स्पीड से बढ़ रही है और मेरी नेट इनकम जो कि जीडीपी का पार्ट है, नेट इनकम वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं उतना ज़्यादा कंजप्शन नहीं करूँगा जिसकी वजह से डिमांड अचानक से क्रिएट हो जाए। अब गवर्नमेंट अचानक से डिमांड क्रिएट करने की क्यों रोक रही है? जब डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरा इंक्रीमेंट हो गया 20% का, 1 लाख की मेरी सैलरी थी और मेरा 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो 20% के इंक्रीमेंट की वजह से मेरी अब सैलरी हो जाएगी 1,20,000। अब मेरी 20,000 की जो, पता है मुझे अनरियलिस्टिक है, 20% का इंक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। अब 1,20,000 अब मेरी इनकम बढ़ गया तो मुझे लग गया कि चलो मैं एक नई कार खरीद सकता हूँ। ऐसे मेरे जैसे 20-25 लोग और हैं जिनकी बढ़ गई है, अब उनकी तो इनकम एक दिन के अंदर बढ़ गई इंक्रीमेंट की वजह से। अब वो चले गए सब लोग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, कार एजेंसी के पास, भाई मुझे कार ला के दे, मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं ईएमआई अब अफोर्ड कर सकता हूँ कार की। अब ऐसा तो है नहीं कार मैन्युफैक्चरर चुटकी बजाएगा और कार प्रकट हो जाएगी। अब लेकिन डिमांड तो अचानक से क्रिएट हो गई है। जब डिमांड क्रिएट हो जाती है और सप्लाई को क्रिएट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो फिर एक पूरा एक साइकिल होता है प्रोडक्शन का। पहले स्टील बनाने वाली कंपनी स्टील बनाएगी, फिर उससे स्टील बनाने वाली कंपनी से ऑटोमेशन पार्ट बनाने वाली कंपनी स्टील प्रोक्योर करेगी, फिर ऑटोमेशन पार्ट बनाएगी, फिर उस ऑटोमेशन पार्ट बनाने वाली कंपनी से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटोमेशन पार्ट खरीदेगी, फिर रोबोटिक्स का यूज़ करके उसको कार को मैन्युफैक्चर करके आपको बेचेगी। टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, लेकिन डिमांड अचानक से क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड इतनी तेज़ क्रिएट ना हो जाए कि इन्फ्लेशन एकदम से ऊपर चला जाए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट स्टेबल करने की कोशिश करती है कि इनकम इतनी डिस्प्रोपोर्शनेटली तेज़ी से ना बढ़े कि सप्लाई साइड उसको कवर ना कर पाए। तो इस तरीके से जो प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेशंस होती हैं वो स्टेबलाइज करती हैं डिमांड को, डिमांड साइड से, ठीक। दूसरा एक कारण हो जाता है जब जीडीपी डिक्लाइन करने लग जाती है। जब जीडीपी डिक्लाइन कर रही है तो मतलब आपकी नेट इनकम भी डिक्लाइन करेगी, ठीक। जब नेट इनकम डिक्लाइन करती है तो प्रोपोर्शनेट डिस्पोजेबल इनकम उतनी तेज़ी से डिक्लाइन नहीं करती जितनी नेट इनकम डिक्लाइन करती है। मान लेते हैं मेरी इनकम 10% से नीचे आ गई, अब 10% या 20% से नीचे आ गई। अब पहले मेरी प्रोपोर्शनेट इनकम ऐसी थी कि मुझे 15% टैक्स देना पड़ रहा था, अब 20% इनकम ख़त्म होने के बाद अब क्या हुआ कि अब मुझे 10% टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी प्रोपोर्शनेट डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअल में उतनी तेज़ी से कम नहीं हुई जितनी तेज़ी से मेरी नेट इनकम कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्टेबलाइजिंग हो गया, अलग अलग स्लैब बना के रखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड ये प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेशन की वजह से इतनी शार्पली ना तो नीचे जाती है ना तो ऊपर जाती है, स्टेबल रहती है इस इनकम टैक्सेशन की वजह से। उसके बाद भी इनकम, आप इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करते हो। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखिए, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी अलग अलग जगह है। पहले तो जो रूटीन के खर्चे हैं, सैलरी देना, पेंशन देना, डिफेंस के लिए मुझे इतना खर्चा तो मैं करूँगा ही करूँगा, रोड बनाने के लिए मैंने सोच लिया कैपिटल बनाना है, इसमें मैं इतना एक्सपेंडिचर करूँगा। उसके अलावा भी एक डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी कब आती है कि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक सेक्टर इकोनॉमी का वो नीचे जा रहा है और वहाँ पे डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट
उस सेक्टर को नीचे जाने से बचाने के लिए गवर्नमेंट खुद उस सेक्टर की खरीदार बन जाती है। अभी मैंने ऑटो सेक्टर का एग्जांपल दिया था, वो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का ही एक तरीका होता है, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की कमी को या फिर प्राइवेट कंजप्शन की कमी को फुलफ़िल करने के लिए जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है। गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी को ऑफसेट करने की कोशिश करती है या फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर कंजप्शन को ऑफसेट करने की कोशिश करती है। इस पूरे एक्सरसाइज में गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है। अब उधार लिया है तो उधार चुकाना भी पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, सब हम लोगों ने पिछले पार्ट में करा है। अब उधार लेना एक तरीका है और चुकाने दूसरी बात है, और चुकाने में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, उसका असर अलग अलग तरीके से इकोनॉमी पे पड़ता है। अब इसमें दो महान लोग आए हैं इकोनॉमी में जिन्होंने अपने अपने सजेशन दिए हैं, दोनों की हम लोग बातें सुनेंगे, ठीक। एक एक करके शुरू करते हैं। गवर्नमेंट जब डेफिसिट अपना करती है, उधार करती है, या फिर डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंडर एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए उधार कर रही है, तो उस टाइम तो उसने इकोनॉमी को बचा लिया। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है, मान लेते हैं 2010-11 में या 2008-9 में या 2015-16 में आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, ठीक। अब इकोनॉमी डाउन जब जा रही है तो इस टाइम आपने उधार ले लिया, ठीक। 15-16 ही एक रीसेंट एग्जांपल मानते हैं। 15-16 में आपने बोरोविंग कर ली। अब बोरोविंग आपने अच्छी खासी करी है उस टाइम इकोनॉमी को बचाने के लिए। अब इस बोरोविंग जो गवर्नमेंट ने ली है इसको रीपे भी करना पड़ेगा। मान लेते हैं रीपेमेंट का शेड्यूल है 15 साल का, 15 ईयर्स का रीपेमेंट शेड्यूल है। तो 2030 में या 31 के साइकिल में इस लोन को रीपे करना होगा। अब इस लोन को गवर्नमेंट कहाँ से रीपे करेगी? उस टाइम जो लोग कमा रहे होंगे उनको टैक्स करके। अब आज के 15 साल बाद कौन लोग कमा रहे होंगे? जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर डेट का बर्डन आ गया, गवर्नमेंट के डेट का, ठीक है। तो डेविड रिकार्डो इस बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बोलते थे। उनका ये कहना था कि कंज्यूमर, प्रेजेंट के जो कंज्यूमर होते हैं वो गवर्नमेंट के प्रेजेंट डेट को देखते हैं। हालांकि हमारे देश में पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा डेविड रिकार्डो बोलते थे कि प्रेजेंट डेट को देखते थे, और वो जानते थे कि आज गवर्नमेंट की जो डेट है वो कल लाइबिलिटी बनेगी फ्यूचर जनरेशन में। इस वजह से आज की जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, अच्छा खासा पार्ट अपनी इनकम का सेव करने लग जाती है, ताकि जो गवर्नमेंट उस दिन डिस सेविंग करने लग जाएगी उसको ऑफसेट कर सके। इसे हम लोग रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा गवर्नमेंट डेट का जो क्रिटिसिज्म है, एक तो फ्यूचर जनरेशन्स पे आप लोड डाल रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ प्रेजेंट जनरेशन, क्योंकि ऐसा डेविड रिकार्डो का मानना था कि प्रेजेंट जनरेशन ऑलरेडी जानती है कि फ्यूचर में लाइबिलिटी बनने वाली है, तो अपने कंजप्शन को ऑलरेडी नहीं बढ़ा रही है, वो सेविंग करने पे लगी हुई है। क्यों? उनको पता है कि आप लोगों को ये सब करना है, अच्छा खासा आप टैक्स करोगे, इससे अच्छा पहले से ही मेरी सेविंग्स है, हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे 15 साल बाद। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो डेट की वजह से होता है वो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस कराई था। क्राउडिंग आउट इफेक्ट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये होता है कि जब गवर्नमेंट भी उधार लेने आ जाती है तो उधार लेने वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उधार देने वाले लोग जितने होते हैं वो इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं तो इंडस्ट्रीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट कम करने लग जाती हैं, क्योंकि 20% पे वो कैपिटल, उनको समझदारी नहीं लगती है कि 20% में मैं कैपिटल के लिए अरेंजमेंट करूं। उनको लगता है जब फ्यूचर में कभी कम होगा, 10-11% हो जाएगा, तब मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, अभी कोई मुझे जल्दीबाजी नहीं है। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं गवर्नमेंट डेट की वजह से। और लेकिन अगर गवर्नमेंट फिजिकल एसेट बनाती है डेट लेके, तो आने वाली जनरेशन के लिए और अच्छा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब गवर्नमेंट ने लोन लिए और लोन लेके वो एयरपोर्ट्स बना रही है, ठीक, या फिर शिपिंग में काम कर रही है, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा एक डेवलपमेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन अच्छा हो जाए। तो फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ को एयरपोर्ट लिंकेज मिल गया, शिपिंग लिंकेज मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी लिंकेज मिल गया, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कैपिटल क्रिएट करना और आसान हो जाता है कि मैं इंडस्ट्री अगर क्रिएट करूँगा तो मेरे पास सारी फैसिलिटी होगी और मैं ज़्यादा अच्छे से अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट कर पाऊँगा। लेकिन वो तब होता है कि जब गवर्नमेंट कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है अपने डेट को, ना कि रेवेन्यू एसेट में। अब डेफिसिट रिडक्शन होता कैसे है?
डेफिसिट रिडक्शन बहुत तरीके से हो सकता है। सबसे पहली बात है, डेफिसिट रिडक्शन करने के लिए सरकार खर्च ही ना करे बेवजह के, ठीक है। ये क्या कर सकती है कि अपने ऑपरेशंस को ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, ये करा जा सकता है। जैसे अब इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी एविएशन कंपनी है जो सरकार ने खरीदी हुई है, अब वो गरीबों को तो बेनिफिट कर नहीं रही है, और ऑलरेडी बहुत अच्छी एविएशन कंपनीज हैं जो चल रही है। अब गवर्नमेंट उस पर ऑपरेशन में ध्यान दे या फिर गरीबी से लोगों को कैसे बाहर लाए उस पर ध्यान दे, तो बेटर है गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को गरीबों के वेलफेयर पे लगाए या इंडस्ट्री के वेलफेयर पे लगाए, इकोनॉमी के वेलफेयर पे लगाए, बजाय कि खुद इकोनॉमी चलाने के। तो गवर्नमेंट अपने ऑपरेशन को ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट सेक्टर को कि तुम लोग चलाओ इसको, इनकम आएगा तो मुझे दे देना। गवर्नमेंट सब्सिडी को ख़त्म कर सकती है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है सब्सिडी की वहाँ से निकाल सकती है। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकती है प्राइवेट सेक्टर को। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। टैक्सेस को पेट्रोल पे आजकल जैसे हो गया, पेट्रोल हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, गवर्नमेंट के दो सबसे फेवरेट सेक्टर, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पे टैक्स बढ़ा के जो भी आपकी इनकम होती है यहाँ से आप इनकम से अपने डेट को मैनेज कर लीजिए। तो ये सारे तरीके हैं डेफिसिट को रिड्यूस करने के। और ये था 5th चैप्टर जिसमें हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करती है, अपने फंड्स को या फिर अपने फिस्कल पॉलिसी को, अपने एक्सपेंडिचर को, इनकम को कैसे मैनेज करती है। सो दिस वाज आवर चैप्टर 5th। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।